नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से हमारी ये 9 मंथ की रिजल्ट की श्रृंखला में। आज हम 9 मंथ की इस रिजल्ट की श्रृंखला में जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंपनी है वोल्टास। तो वोल्टास कंपनी में हम उसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद उसका करंट ट्रेंड कैसा है देखेंगे, उसके बाद उसका ये 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे, उसके सेगमेंट रेवेन्यूज़ भी देखेंगे और उसके मेजर खर्चे कहाँ कहाँ पे हुए ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके ईपीएस वैल्यूएशन सब चीज़ें हम यहाँ पे आज इस हमारे सेशन में भी कवर करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने हमारा डेटा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है वोल्टास का हमारा पास्ट का डेटा यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम अगर देखें तो 2000 में वोल्टास 786 करोड़ का सेल्स करता था और उसका उस समय प्रॉफिट था वो खाली सिर्फ और सिर्फ 5.5 करोड़ का उसका प्रॉफिट्स था। अभी 2010 आते आते यही उसका 800 करोड़ का जो धंधा है वो बढ़ के ऊपर, हमारा 800 करोड़ का जो धंधा है वो बढ़ के उसका 5200 करोड़ तक ऊपर चला गया। और इसका जो प्रॉफिट है हमारा 5.5 करोड़ से बढ़ता हुआ ये लगभग 350 करोड़ तक, यहाँ से 5 करोड़ से 350 करोड़ तक इसका प्रॉफिट चला गया। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 आते आते इसका जो सेल्स है वो बढ़कर 7,841 करोड़ हो गया और प्रॉफिट जो भी था वो बढ़कर के 506 करोड़ तक इसका प्रॉफिट पहुंच गया। यानी कि अगर हम इस वोल्टास का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें, जैसे हर चीज में, जैसे उसका सेल्स हो गया तो सेल्स हमारा 11% के CAGR से कंटिन्यू बढ़ा है। इसका प्रॉफिट जो है वो भी 22% के CAGR से बढ़ा है। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो इसका रिजर्व जो 2000 में 121 करोड़ का था वो अभी 2022 आते आते इसका रिजर्व लगभग 5,500 करोड़ का हो गया है। यानी कि इसका रिजर्व जो है वो भी लगभग 19% से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो रिजर्व जिस तरह से बढ़ा है तो हमारा बुक वैल्यू भी बढ़ा होगा। रिजर्व की वजह से हमारा बुक वैल्यू भी बढ़ा है। हमारा यहाँ पे कंपनी हमें कंटिन्यूस डिविडेंड भी दे रहा है और हमारा प्राइस एप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वोल्टास ने हमें पास्ट में तो काफी अच्छा पैसा कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ये तो हो गया वोल्टास का पास्ट। अभी इसके बाद हम चलते हैं वोल्टास के करंट ट्रेंड पे, यानी कि वोल्टास का अभी का जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है हमको, अभी ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है वोल्टास का हमारा करंट ट्रेंड। अगर इस वोल्टास के करंट ट्रेंड में अगर देखेंगे तो इसका जो 2022 का फाइनेंशियल जब खत्म हुआ तो इसका सेल्स का जो ग्रोथ था वो 5.15 यानी कि लगभग 5.5% के आसपास वो बढ़ा था। उसके बाद जो Q1 था, Q1 में जो इसका सेल्स का जो ग्रोथ था वो काफी अच्छा हो गया था, यानी ये 78.29%। उसके बाद H1 जो था, H1 में थोड़ा सा उसका जो ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ घट के थोड़ा सा 30% तक आ गया। और इसके बाद जो अपना 9 मंथ का जो ग्रोथ था वो और H1 से घट करके हमारा 24% तक आ गया। हमारा जो Q1 का ग्रोथ जो दिख रहा है 78% का, इतना ज्यादा, तो वो लो बेस का इफेक्ट था क्योंकि 2022 के Q1 में वेव 2 का इफेक्ट था, तो इसकी वजह से हमें वहां पे वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर ये सारा डेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आने वाले 2023 में जो इसको एस्टिमेट कर रहे हैं वो एस्टिमेट जो कर रहे हैं वो हमका 20% के सेल्स ग्रोथ का हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी हम इसके मार्जिन्स देखते हैं। इसके जो मार्जिन्स थे जो फाइनेंशियल ईयर 2020 खत्म हो गया तो वो 6.45% यानी कि लगभग 6.5% के आसपास इसका मार्जिन था। फिर Q1 में उसके मार्जिन डिक्रीज होकर 5.74% आ गए, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसके मार्जिन डिक्रीज हो गए। फिर अगर हम H1 में देखेंगे तो 5.74 से और घट करके 2.71%, यानी कि यहाँ पे मार्जिन में हमें लगातार यहाँ पे लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हमें 9 मंथ का भी अगर मार्जिन देखें तो 9 मंथ में इसका जो मार्जिन है वो -0.11% यानी कि 2.31% से घट करके यहाँ पे हमें 0.11% दिखा रहा है। अभी हम इसका जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसका एस्टिमेट हम कर रहे हैं मार्जिन का, ये 2023 फाइनेंशियल खत्म होते होते वो कर रहे हैं 2.31, जो कि -0.11% से थोड़ा बड़ा है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये आगे जब हम इसका जो रिजल्ट समझेंगे वहां पे हम इसका रीजन यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका करंट ट्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इस 9 मंथ का रिजल्ट क्या कैसा आया है। तो चलिए हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये है इसका 9 मंथ का रिजल्ट। अगर यहाँ पे हम इनकम देखें तो इनकम इसका 24.11% से बढ़ा है, लेकिन जो एक्सपेंस है वो 28% से बढ़ा है, यानी कि इनकम से ज्यादा खर्चे बढ़े, तो ये थोड़ी सी अभी हमारे लिए चिंता की बात है।
अभी यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट्स देखे या फिर जो हमने मार्जिन देखे, जैसे हमने मार्जिन देखा था -0.11%, तो इसका रीजन ये है कि इस क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट है वो 7 करोड़ के यानी कि इसने प्रॉफिट नहीं किया, इसका 7 करोड़ का लॉस हो गया। इसका रीजन ये है कि उनका एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है लगभग 250 करोड़ का। तो ये एक्सेप्शनल लॉस हर बार नहीं आएगा, ये वन टाइम होता है। तो ये एक्सेप्शनल लॉस की वजह ये है कि उनके कुछ ओवरसीज के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ इश्यू आया है, तो इसकी वजह से इनका जो है एक्सेप्शनल लॉस हो, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है वो घट गया, यानी कि हमारा कंपनी 9 मंथ में लॉस में दिख रहा है। यानी कि 7 करोड़ के लॉस की वजह से हमारा मार्जिन जो है 0.11% हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर इसका एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखें तो इसका 337 करोड़ के यानी कि 2022 9 मंथ का 450 करोड़ के अगेंस्ट ये 337 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर भी इसका जो है वो 25% का ये डिग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट में भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि इसके धंधे 24% से बढ़े, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट हमारा 25% से घटा हुआ है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके जो धंधे बढ़े हैं, जो 24% से धंधे इनके बढ़े हैं, तो वो कहाँ से आए, तो हम इसका थोड़ा सा भी सेगमेंट रेवेन्यू यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम इनका सेगमेंट रेवेन्यू देखेंगे तो इनका जो पहला सेगमेंट है जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स है, जिसका शेयर सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 68.48% का शेयर है, इसमें 44% का यहाँ पे हमें यहाँ पे ग्रोथ नजर आया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सेगमेंट बी जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें हमें 7% का डी ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका रीजन ये है, जैसे हमने बताया कि इनके 2 ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इश्यू हो गया, जिसकी वजह से उनके एक्सेप्शनल लॉस भी इस पर 250 करोड़ आए। तो वही इफेक्ट हमें यहाँ पे सेगमेंट बी के ग्रोथ में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जो इसका ग्रोथ मोर देन 20% होना चाहिए था, वो भी घट करके वो 7% तक यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम इसका सेगमेंट सी देखेंगे तो जो कि हमारा ओवरऑल जो इसका रेवेन्यू का ग्रोथ है उसमें सिर्फ 6% है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड है, ये तो 4% से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ये तो हो गई वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारा यहाँ पे इनकम बढ़ा हुआ है। अब हम देखेंगे खर्चे, जो हमारे जो खर्चे बढ़े हुए हैं उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके मेजर कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है मेजर कॉस्ट का डेटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो शेयर है 52% वो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल का, तो वो 19% से इनका बढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि इनके धंधे जो है वो 24% से बढ़े, लेकिन उनका जो हाईएस्ट खर्चा है या खर्चे का जो सबसे बड़ा शेयर है 52% का, वो खाली 19% से बढ़ा है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो भी 6% से बढ़ा है, यानी कि हमारे 24% के मुकाबले वो भी कम है। और अगर हम इसके अदर एक्सपेंसेस देखने जाएंगे, जिसका यहाँ पे पूरे खर्चे में 10% का शेयर है, तो वो भी उनका 14% से बढ़ा है, जो कि हमारे 24% से कम है। तो अगर ओवरऑल देखें तो लगभग ये 85% जो पूरे खर्चे का जो शेयर्स है वो हमारे टोटल जो धंधे बढ़े उससे कम बढ़ा है। तो ये हमारे लिए थोड़ी हम एक राहत वाली बात यहाँ पे हम मान सकते हैं। तो अभी ये तो हो गया हमारे कहाँ से धंधे आए, कहाँ से खर्चे आए। अभी हमने देखा इसका हिस्ट्री देख लिया, इसका करंट ट्रेंड देख लिया, इसका 9 मंथ का रिजल्ट देख लिया, इसके सेगमेंटल रेवेन्यू देख लिए, इसके कॉस्ट का देख लिए। अभी हम थोड़ा सा इसका फ्यूचर एस्टिमेशन भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर एस्टिमेशन में हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 साल खत्म होते होते उसका जो सेल्स है वो 9017 करोड़ तक जा सकता है। उसका जो प्रॉफिट है वो 2022 के मुकाबले घट के 208 करोड़ तक आ सकता है। और उसका जो ईपीएस है वो 6.27% रह सकता है। और इसका जो फेयर वैल्यू है वो यहाँ पे हमें 157 तक होने की यहाँ पे एक उम्मीद दिख रही है। अगर हम इसके बाद 2025 को देखेंगे तो इसका जो सेल्स है वो 9000 से बढ़कर के 10,500 करोड़ तक हो जाएगा। इसका जो प्रॉफिट है वो भी 208 करोड़ से बढ़कर के 723 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इसका जो ईपीएस है वो भी 6 से बढ़कर के 16 तक यहाँ पे जाने की उम्मीद है। और हमारा जो फेयर वैल्यू समय रहेगा वो 405 का फेयर वैल्यू रह सकता है। उसके बाद अगर हम इसको 2030 में समझे तो 21,000 करोड़ का सेल्स कर सकती है, लगभग 1450 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, 33 का इसका ईपीएस हो सकता है और लगभग 814 का इसका एक फेयर वैल्यू हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसको 2035 में देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 37 करोड़ के सेल्स की उम्मीद है
और इसके प्रॉफिट में भी 2500 करोड़ क्रॉस होने की उम्मीद है और इसका ईपीएस जो है वो 50 क्रॉस कर चुका होगा और इसको फेयर वैल्यू जो है वो लगभग 1400 के अराउंड यहाँ पे होने की गुंजाइश हमें दिख रही है। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इसके वैल्यूएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ईपीएस है 2022 का जो ईपीएस था वो था 15। अभी उसका जो ट्रेल ईपीएस यानी कि इसको हम करंट ईपीएस भी बोल सकते हैं वो 6.4 है जो कि घट के कम हुआ है। और इसके बाद इसका जो फॉरवर्ड ईपीएस है वो तो 6.4 से घट करके और थोड़ा 6.27 दिख रहा है। और अगर हम इसके पीई की बात करें तो इसका जो पीई था 2022 जब खत्म हुआ तो 81% का पीई था। इसका भी ट्रेल पी यानी करंट पी बढ़ करके 132 हो गया और इसका जो फॉरवर्ड पी है वो 135 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखा रहा है कि इसके वैल्यूएशन हमें यहाँ पे इसका पी बढ़ा हुआ है तो इसका हमें यहाँ पे क्लियर इसका हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा हमारा प्राइस में करेक्शन मोड पे रह सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि स्टॉक की प्राइस को हम कोरिलेट करते हैं दो चीज़ों से। एक तो धंधे और प्रॉफिट बढ़े या तो फिर पी घटे। अभी हमें हमारा रिजल्ट तो आ चुका है यानी कि धंधे और प्रॉफिट बढ़ने की गुंजाइश अभी 3 महीने तक नहीं है। तो अभी इसको पी को अगर सेटल होना है तो धंधे बढ़ने होंगे, लेकिन जब तक ये पी सेटल नहीं होगा हमारा ये स्टॉक करेक्शन में रह सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बाइंग के अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है यानी कि हम जिसको वैल्यू बाइंग कहते हैं वो वैल्यू बाइंग हमें यहाँ पे मिल सकता है जो कि हम लो प्राइस में हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी इसके बाद थोड़ा सा हम इसके मैनेजमेंट कमेंट्री को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री को ओपन किया है। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि अक्टूबर और नवंबर में उनका जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो गया था, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर से बढ़ करके इनका डिमांड आया है। लेकिन उनका ये तो उनका पहला पॉइंट हो गया। अगर हम इनका दूसरा पॉइंट देखें तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर हमको ये समझाया कि आने वाले आगे के कुछ क्वार्टर्स में इसका जो मार्जिन है वो सिंगल डिजिट रह सकता है। अभी यहाँ पे उन्होंने तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताया है कि इन्फ्लेशन ऑल्सो अफेक्टेड आवर प्रॉफिट्स यानी कि जो इन्फ्लेशन के पिछले कुछ क्वार्टर से जो इन्फ्लेशन चल रहा था उन्होंने भी इनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है। और अगर यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जब इन्होंने इनका इन्वेंट्री जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में परचेस किया है वो उनका इन्वेंट्री हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है। तो अगर इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में भी आता है तो उसका ज़्यादा ये फायदा इन्फ्लेशन के टूटने का ज़्यादा फायदा ये वोल्टास कंपनी नहीं उठा पाएगी। इसका रीज़न ये है कि इनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन टूटते भी है थोड़े तो वोल्टास को ज़्यादा इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे हम इसका अगला पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट देखें तो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस आर स्लोड डाउन और से म्यूटेड दैट आल्सो अफेक्टेड अस यानी कि जो इनके कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस थे वो थोड़े से स्लो डाउन हो गए थे। लेकिन अगर हम अभी देखें तो दिसंबर से थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस भी यहाँ पे पिक ले रहे। तो यहाँ पे जैसे ये बिजनेस बढ़ेंगे इनका सेल्स बढ़ेगा तो ये हमें यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने और एक 5वें पॉइंट में उन्होंने एक बात हमें यहाँ पे बताई है कि वी विल हाइक आवर प्राइसेस फ्रॉम Q1 ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर, नो प्राइस हाइक इन Q4। यानी कि यहाँ पे क्लियर इन्होंने बताया कि आने वाले क्वार्टर में इनका प्राइस हाइक नहीं होने वाला। तो इनका जो प्राइस हाइक होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में इनका प्राइस हाइक यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने छठा पॉइंट यहाँ पे एक दिया कि जो हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं कि इतने टफ टाइम्स के बावजूद भी इन्होंने जो मार्केट शेयर में इनका जो लीडरशिप है उसको उन्होंने कंटिन्यूसली अपना एक लीडरशिप यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। ये तो हो गया हमारे लिए यानी कि वोल्टास के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम अगला इनका कमेंट्री देखें 7th पॉइंट तो जैसे रुपीज अपना डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हुआ है तो जो भी इंपोर्ट उनका डॉलर में होता है वो भी उनके प्रॉफिट में उन्होंने उसका इफेक्ट यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। और इनका अगर 8वां पॉइंट देखेंगे तो इन फ्यूचर उनका एक प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो इन हाउस करेंगे। तो जैसे अगर आने वाले कुछ सालों में इनका मैक्सिमम जो है वो इन हाउस हो जाता है और उनके आउटसोर्सिंग धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो भी वो उनके जो बेसिक कॉस्ट है वो रिड्यूस करने में उनको यहाँ पे हेल्प हो सकता है। ये तो थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो ये है इनका 2001 के अगेंस्ट हमारा भी 2022 का यहाँ पे शेयर पे होल्डिंग पैटर्न का यहाँ पे कंपैरिजन। अगर यहाँ पे हम 2022 में देखें 2001 में देखिए तो इनके पास प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 20% के स्टेक्स थे जो कि अभी यहाँ पे बढ़ करके 32.3% के यहाँ पे स्टेक्स उन्होंने हो गए। उस टाइम पे FII के पास FII का इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। लेकिन अगर आज हम देखें 2022 में
तो वो बढ़ के वो लगभग 22%, यानी कि काफी अच्छा स्टेक यहाँ पे इन्होंने FIIs वालों ने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। उस समय इंश्योरेंस कंपनीज का जो स्टेक था वो 26% था, और हमारा इंडियन पब्लिक का जो था वो 39% का स्टेक यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। अभी अगर यहाँ पे देखें तो इंश्योरेंस कंपनी का जो वेटेज है वो 15.8% हो गया है, और हमारा जो इंडियन पब्लिक है वो 39.7% से घट के अभी 14.1% उनका यहाँ पे शेयर में दिख रहा है। ये सब तो हो गई इसके बाद। अब थोड़ा सा हम इसके टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो जैसे अभी इसके हम कुछ बाइंग प्राइस और इसके टारगेट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो होल्टास में जो बाइंग प्राइस अभी हमारा है वो 856 से लेकर के 680 तक हम इसको बाइंग प्राइस इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो आने वाले 1-2 साल यानी कि ये दिसंबर 24 आते आते हम इसको 1263 का टारगेट यहाँ पे इसका उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था होल्टास का हमारा पूरा ये 9 मंथ के रिजल्ट का एनालिसिस। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि प्रॉफिट फ्रॉम इट कोई टिप प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट या कंपनी नहीं है, या फिर कोई रिकमेंडेशन वाली कंपनी नहीं है। तो हम ये डेटा सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया हुआ डेटा है, और ये जो पूरा डेटा इसका सोर्स जो हमने इसका BSE से इसका डेटा लिया हुआ है। तो आप कोई भी अपना एक बाइंग का डिसीजन लेने से पहले खुद का एनालिसिस खुद कर ले, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर कर ले। थैंक यू।